ये कौन सा शासन आप चाहते, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में मोदी सरकार को कुछ इस तरह से ललकारा कि पूरा सदन उन्हें सुनते रह गया और शायद आश्चर्यचकित रह गया कि कोई भरे सदन में मोदी सरकार को इस तरह ललकार भी सकता है। इसका असर तुरंत दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई। उन्हें ये बैठक आनन फानन में क्यों बुलानी पड़ी और ललन सिंह ने किस तरह लोकसभा में बीजेपी को आईना दिखाया, इस मसले पर हम आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से चर्चा करते हैं। हेमंत जी, जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में अपनी बातें रखी, यूं कहें कि जो है बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल, वो आप जो चर्चा कर रहे हैं वो है दिल्ली में सेवा बिल को लेकर के जो संसद में बहस चल रही थी। गृह मंत्री ने उस पर अपना सरकार का पक्ष रखा था उस बिल पर, और उसके बाद ललन सिंह उस मसले पर बोल रहे थे। तो ललन सिंह ने इसको कैटेगरिकली इस बात को वहाँ प्रमाणित करने की कोशिश की कि यह बिल जो है वो कैसे लोकतंत्र का विरोधी है और कैसे आप एक चुनी हुई सरकार के ऊपर में आप पीछे से, पर्दे के पीछे से प्रॉक्सी सरकार चलाना चाहते हैं, और इसी मंशा से आप यह बिल लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि दिल्ली में सेवाओं का अधिकार जो है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को है, और जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उसके एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, उससे वो बंधे हुए हैं। और आपने वो सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आप 19 मई को जब छुट्टी होने वाली थी तब आप एक अध्यादेश लेकर के चले आए बहुत चालाकी के साथ कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर जा रहा है। उसके पहले आपने एक रिव्यू पिटीशन भी दायर किया था, तो आपने रिव्यू पिटीशन का इंतजार भी नहीं किया और आप एक अध्यादेश लेकर के चले आए। आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आप पीछे के दरवाजे से शासन करना चाहते हैं। अन्य राज्यों में आप राज्यपाल के जरिए शासन करना चाहते हैं, दिल्ली में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए शासन करना चाहते हैं। आप दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, आपकी दिल्ली की जनता जो है आपको 3 पर समेट देती है, और लगातार आम आदमी पार्टी को वहाँ ये सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप उस सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी कड़ी में जब उनको टोका टोकी जब हो रही थी, जब एनडीए के सांसदों की ओर से टोका टोकी होने लगी, तो उन्होंने चुनौती दी कि आपका हिसाब 2024 के में लोकसभा चुनाव में हो जाएगा और जनता आपका भी फैसला कर देगी, आप भी नहीं रहिएगा। तो ये जो उनकी चुनौती थी, उसके बाद इसका ये लोकसभा चुनाव में आपका फैसला हो जाएगा। तो रात में एनडीए के सांसदों की बैठक जो बिहार से जुड़े हुए जो हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि राजनीति में लोक लाज कितना मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो लोक लाज से चलता है। निश्चित रूप से कि लोकतंत्र में आपको लोक का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यह लोक के लिए ही यह सरकार होती है, लोक ही इसको चुन करके भेजता है। तो जाहिर सी बात है कि लोक लाज का ख्याल आपको रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें लोक लाज से भी गाइड होती है। अब मान लीजिए कि आपको 3 पर जनता समेटती है, तो आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कि वहाँ वो जो सरकार है वो सेवा करने के लिए नहीं है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए है। तो ये तमाम बात मैं जो कह रहा था कि ये जो
बैठक जो तत्काल बुलाई गई रात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई एनडीए के सांसदों की, जो बिहार से जुड़े हुए एनडीए के सांसद हैं, उसमें जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो भी और जो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो भी, लगभग 27 सांसद उसमें थे। और उसमें प्रधानमंत्री ने उन लोगों को ये टिप्स दिया कि टारगेट 40, यानी कि बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, वो सारी सीटें हम जीतें, इसके लिए उन्होंने टारगेट दिया ये सांसदों को। और ये उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों के सुख दुख में शामिल होइए, आप लोगों पर कहीं विपत्ति आती है तो वहाँ जाइए, आप लोगों के शादी विवाह में शामिल होइए, आप कोई दुखी होता है तो उसके आंसू पोंछने के लिए जाइए। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि उसमें ये एक जानकारी ये भी आई कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भीतर अंदर जो मीटिंग में जो कुछ भी चर्चा हो रही है ये मीडिया के हवाले से बाहर खबर नहीं जाए, यानी कोई आदमी इसमें से निकल करके कोई इसको ब्रीफ नहीं करे कि वहाँ क्या क्या हुआ। लेकिन जितनी बातें ब्रीफ करनी होती है उतना कहा जाता है। तो ये वाला बात जो है कि आप लोगों के दुख सुख में शामिल होइए, लोगों के आंसू पोंछिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ये तमाम बातें हुई। बाकी की जो बातें हुई, जो आप कह सकते हैं जो ये मीठा मीठा तो बाहर आ गया, लेकिन करवा जो है वो नहीं हो सकता है कि उसको बाहर लाने पर रोका गया हो कि ये सब बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्या कि बहुत सा उसमें लोगों की समीक्षा भी हुई होगी, कुछ लोगों की जो कमियां हैं उस पर भी चर्चा हुई होगी। तो इन चीज़ों को, बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोसाइटी में कैसे आप नीचे तक जाएं, ये तमाम तरह की चर्चा हुई। तो ये जो असर था, ये जाहिर सी बात है कि उस समय इसका जो ललन सिंह इफेक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि ललन सिंह ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि जब इंडिया की बैठक हो रही थी जिस दिन बेंगलुरु में, आपने उसी दिन एनडीए की बैठक बुलाई। आप तो एनडीए भूल चुके थे, आपने तो एनडीए की बैठक बुलाने की बात तो छोड़ दीजिए, एनडीए का नाम भी आप भूल चुके थे। लेकिन इंडिया का जो फोबिया है उसने आपको बाध्य किया कि आप बैठक बुलाएं, और आपने उसी दिन जिस दिन वहाँ इंडिया की बैठक हो रही थी तो इधर आपने एक तरह से दिल्ली में एनडीए की बैठक बुला ली। तो ये एक तरह से आपका भय बोल रहा है, और आप इस इंडिया जो है इसके भय के तले आप दबे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ललन सिंह जिस तरह से चुनौती दे रहे थे कि हम आपको चुनौती देते हैं कि 2024 में जनता आपको सबक सिखा देगी, जिस तरह से आप लोकतंत्र की साथ खेल रहे हैं, संघीय ढांचा को आप ढाहने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बैक डोर से शासन करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो तमाम बातें कह दी जो बीजेपी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है। उन्होंने संसद के अंदर से ये बातें कह दी और इसका दूरगामी असर भी होगा। करते रहे। आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भागों में। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही हो कि जब संसद के अंदर इस तरह से बातें हो रही है तो बाहर तो खास करके बिहार में हमें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ये सही है, क्योंकि अब देखिए, जब ये दिल्ली वाला जो बिल आया था, पटना में जो बैठक हो रही थी जिसमें अरविंद केजरीवाल आए थे, जिसमें इस बैठक में आने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी तमाम गैर बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को, जिसमें ये लिखा था कि इस बैठक में इस पर चर्चा भी होना चाहिए कि जो बिल सरकार लेकर के आएगी उसके खिलाफत हो, ये पहली शर्त होगी। और तो इसको लेकर जो चर्चा हुई थी तो उसमें ये बाद में ये बात सामने आई कि ये जो दिल्ली का मामला है वो सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरे देश में, पूरे सभी राज्यों में इसका असर होगा, क्योंकि ये संघीय ढांचे पर एक तरह से चोट है। आप जब इस तरह का बिल लाते हैं तो एक चुनी हुई सरकार पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उसके माथे पर बैठना चाहते हैं। तो इसको लेकर के समझिए कि सब लोगों में सहमति थी। कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसे कि ये जगन रेड्डी ने इसका समर्थन किया, उनकी पार्टी ने, फिर
बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने समर्थन किया और उसके बाद ये नायडू ने समर्थन कर दिया इसका। तो ये सब लेकर के ये है कि, लेकिन इन लोगों ने कुछ निजी कंपल्सन के, मेरा मानना है कि इन लोगों ने कुछ निजी कंपल्सन के तहत इसका समर्थन किया है, अन्यथा ये बिल समर्थन करने लायक नहीं है। क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे पर चोट है, तो निश्चित रूप से ये संघीय ढांचे पर चोट है। आप राज्यों की जो स्वायत्तता है उसको आप एक तरह से कर्टेल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और पिछले दरवाजे से उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उस पर शासन चलाना चाहते हैं। ये आरोप है, इस आरोप में दम है। और जो ललन सिंह ने पूरे अपने भाषण में कहा, मैं मानता हूं कि ललन सिंह ने काफ़ी प्रभावकारी ढंग से अपनी बात रखी और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय का एक पैरा भी पढ़कर सुनाया, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो जो चुनी हुई सरकार है, जो कैबिनेट है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसके एड एंड एडवाइस के बाहर जा ही नहीं सकते हैं, उससे वो बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको देश की कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, संविधान की समीक्षा करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दे दिया उसके बाद भी आप नहीं माने, आप रिव्यू पिटीशन का भी इंतजार नहीं किए कि उस पर क्या फैसला आता है। आप खुद रिव्यू पिटीशन लेकर गए थे तो, और उसके बाद आप अध्यादेश लेकर के आए। तो आपकी यह बेचैनी ये है कि दिन को काम नहीं करने देना है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने पूरे दिल्ली में जो 3 अलग अलग जो नगर निगम थे उनको मिला करके एक कर दिया। उसका भी नतीजा क्या हुआ कि आप उसमें भी हारे। लेकिन उसमें भी हारने के बाद आप मेयर बनाने में आप ये जो कमेटियां बनती है उन कमेटियों को बनाने में भी आप मनमानी करते रहे, जिसकी वजह से मेयर का चुनाव लंबे समय तक वहाँ अटकता रहा। तो उन्होंने तमाम कैटेगरिकली यह बताया कि आप कैसे लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों के ऊपर माथे के ऊपर बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो उनके फेवर में जाती थी बातें, उसी बातों को उन्होंने संसद में रखने की कोशिश की और जो उनके फेवर में नहीं जाती थी उसे उन्होंने नहीं पढ़ा। इसके साथ ललन सिंह बार बार ये रिपीट करते रहे कि ये लोग जो हैं अपने लोक और लाज को ताके पर रख दिए हैं और सदन में ही आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। खास करके संघीय ढांचा को लेकर के हेमंत जी, ममता बनर्जी ने भी मामला उठाया था कि किस तरह जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो है स्थापना दिवस अपने मन से मनाने की घोषणा कर दी थी। हाँ, और अपने ही पहाड़ पर वो मना भी लिए थे। तो उन्होंने ये चर्चा की थी पिछली, जब यहाँ पटना वाली जो बैठक हुई थी उसमें। ये तमाम लोगों का ये आरोप रहा है और ये देखा जा रहा है। पंजाब में आप देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं से अरंगा लगाते हुए दिखते हैं और राज्यपाल एक तरह से पूरी तरह लगता है कि वो सरकार की तरफ से वो काम कर रहे हैं। वो अपनी निष्पक्षता कहीं दिखाते ही नहीं है। आनंद जी, इसके अलावा जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे उन पर भी सवाल उठे कि उन्होंने गलत ढंग से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। हाँ, जो फडणवीस वाला 2019 में जो ये मामला जो आया था उस समय भी ये बात चर्चा में आई थी कि आपने गलत ढंग से वहाँ पर ये, तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि जो ललन सिंह कह रहे थे कि आप दिल्ली से लेकर के तमाम राज्यों में जहाँ आप नहीं हैं, जहाँ विपक्ष में हैं, वहाँ आप चाहते हैं कि राज्यपालों के जरिए आप शासन करें, आप पिछले दरवाजे से शासन करें। और ये मूल बात यह है कि जो ललन सिंह का जो जोरदार भाषण वहाँ पर हुआ संसद में, उसने एक समझिए कि उसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ कल शाम में वहाँ दिल्ली में एनडीए के सांसदों की प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद सब थे और उनको टारगेट 40 पर उनसे बातचीत की गई कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें कैसे जीतना है, इसका मंत्र दिया गया उनको। सिर्फ जोरदार भाषण दी, अगर बिहारी शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि ललन सिंह ने हड़का दिया और कुछ इस तरह हड़काया कि बैठक बुलानी पड़ गई। उनकी कंपल्सन, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उनको लड़ना है, लड़ने का ये मतलब है कि हम अपना ही गर्दन कटवा लें देर सवेर। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये एक तरह से उन पार्टियों का
कांग्रेस से लड़ना है, ये भी है। दूसरे की केंद्र में जो सरकार है उनके साथ अपना मधुर रिश्ते भी बनाए रखने हैं, ये भी एक तरह से उनकी मजबूरी है। और जगन मोहन रेड्डी को केंद्र सरकार ने बहुत सारी मदद दी है, तो उस मदद का एहसान भी है। नहीं तो लोकतंत्र विरोधी यह फैसला किसी भी राज्य के लिए सुटेबल नहीं है, कोई भी राज्य इसको नहीं मान सकता है। ये आज हुआ है, वो कल दूसरे स्टेट के साथ होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की भूमिकाएं ये बदल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र पर खींची ये तलवार आखिरकार कभी ना कभी उनकी गर्दन पर भी रखी जा सकती है। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि वो कहते हैं ना कि वो कभी मुसलमानों के लिए आए, कभी यहूदियों के लिए आए, कभी कम्युनिस्टों के लिए आए, और एक दिन ऐसा आता है कि तब आपके लिए भी वो आ जाते हैं। तो किसी ने वो सबकी बारी, जब आप ऐसा मौका देते हैं तो सबकी बारी आती है, भले ही आपकी बारी सबसे अंत में आए और उसमें आपको पता चलेगा कि ये मेरे खिलाफ भी था। तो आप अगर इस तरह के फैसलों का अगर विरोध नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बारी आने का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे फैसले आपके खिलाफ भी आएंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा। आप तो बैठिए। जी करिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सवाल छोड़ दीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमाव हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल दिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। 2024 मिश्रा जी, आपका भी फैसला जनता कर देगी।